Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9. The living organisms, characteristics and habitats. Part 2. New topic. Habitat and adaptation. हैबिटेट का मीनिंग होता है निवास स्थान। एडेप्टेशन का मीनिंग होता है अनुकूलन। What do you find from the plants and animals listed in activity first? तो एक्टिविटी फर्स्ट में आपने कौन से प्लांट्स एंड एनिमल का लिस्ट किया है? डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम? क्या उसमें आपने लार्ज वेराइटी फाइंड की? लुक एट what you have entered in the column for the desert and column for the sea in table 9.1. Did you list very different kind of organisms in these two columns? What are the surrounding like in these two region? तो वो टू रीजन में उसके सराउंडिंग कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं? तो वो सब हमने अगले पार्ट में डिस्कस कर ही लिया है। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंड बाय सैलिन और सॉल्टी वाटर। तो सी में जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स उसके सराउंड जो भी होते हैं तो वो कैसा होता है? उसमें सैलाइन यानी सॉल्टी वाटर ही होता है। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिसोल्व इन वाटर। तो वाटर में जो भी एयर डिसोल्व होती है तो प्लांट्स एंड एनिमल उसका ही यूज करते हैं। देयर इज वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट में काफ़ी कम मात्रा में आपको पानी अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। तो डेजर्ट में डे के टाइम क्या होता है? वेरी हॉट होता है। नाइट में क्या होता है? वेरी कोल्ड होता है। The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. तो डेजर्ट में जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं तो वो कैसे जिंदा रहते हैं? वो डेजर्ट सॉइल में ही जिंदा रहते हैं और उसके सराउंडिंग क्या है? जो भी एयर होती है उससे ही तो वो ब्रेथ करते हैं, उसके वो श्वास लेते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर very different surroundings and we find very different kind of plants and animals in these two regions. Is not it? तो टू रीजन में आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल तो फाइंड हो गए ही एंड हमारे सराउंडिंग हमको क्या है? सी एंड डेजर्ट में हमको डिफरेंट टाइप में ही प्लांट्स एंड एनिमल तो दिखाई देंगे। तो दोनों रीजन में यानी सी एंड डेजर्ट में हमको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल दोनों रीजन में मिलेंगे। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। तो हमको ऑर्गेनिज्म के बारे में अब देखना है। तो कौन से? डेजर्ट एंड सी में जो रहने वाले हैं वो। तो उसका हम नाम देखेंगे अ कैमल एंड अ फिश। तो कैमल और फिश के बारे में देखेंगे। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। तो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर वो डेजर्ट कंडीशन में उसको क्या हेल्प करता है? सर्वाइव रखता है। तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है तो डेजर्ट कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव ही कर लेता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स which help to keep their bodies away from the heat and the sun. Figure number 8.1
फिगर नंबर 9.2। तो कैमल का लेग्स कैसा होता है, लॉन्ग होते हैं, तो उसकी हेल्प से वो अपने बॉडी को हीट एंड सन से अवे रखता है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.2 कैमल्स इन दैट सराउंडिंग। तो इस फिगर में आप देख सकते हो कैसा डेजर्ट है, उसके कैसे कैमल्स खड़े हैं और उसके सराउंडिंग क्या क्या है वो भी आप इस फिगर में देख सकते हो। दे एक्सट्रैक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। तो वो क्या करते हैं, यूरिन का स्मॉल अमाउंट में ही एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसका डंग कैसा होता है, ड्राई होता है और उसको स्वेट होता नहीं है। सीन कैमल्स लॉस वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। तो कैमल जो है वो अपने बॉडी में से वेरी लिटल वाटर लॉस करता है, इसलिए वो विदाउट वाटर मैनी डेज जिंदा रहते हैं, मैनी डेज रह पाते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब फिश के बारे में हम देखेंगे। सम ऑफ दिस आर शोन इन फिगर नंबर 9.3। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 9.3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश है, तब इस फिगर में देख सकते हैं कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स की फिश आती है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं। There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? तो आपने काफ़ी सारे मैनी काइंड्स की फिश तो देखी होगी, पर उन सब में कॉमन क्या है देखा होगा। तो उसके शेप जो होते हैं तो मोस्टली कैसे होते हैं, कॉमन ही होते हैं। ऑल द ones shown here have the streamliness shape that was discussed in chapter 8। तो सब में streamliness shape तो होता है, वो सब हमने चैप्टर 8 में डिस्कस कर ही लिया है। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर। तो वाटर के इनसाइड यानी उसके अंदर वो उसका शेप के हेल्प से ही वो मूव करती है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। तो फिश की बॉडीज पे क्या होता है, स्लिपरी स्केल्स होते हैं। दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। तो वो स्केल्स जो होते हैं वो फिश को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और वो वाटर में उसके हेल्प से वो वाटर में इजी मूवमेंट कर पाते हैं। वी डिस्कस इन चैप्टर 8 that fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balance in water। तो चैप्टर में डिस्कस कर ही लिया है कि जो फिश जो होती है फिश, तो क्या होता है उसका फ्लैट फिन्स होते हैं एंड टेल्स जो होते हैं, तो उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, चेंज डायरेक्शन भी कर सकते हैं और वाटर में वो उसकी बॉडी का बैलेंस प्रॉपर तरीके से रख पाते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। तो उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, गिल्स उसमें प्रेजेंट, फिश में गिल्स प्रेजेंट होता है। तो वाटर में जो भी ऑक्सीजन डिसॉल्व किया हुआ होता है उसका वो यूज करते हैं। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश help it to live inside the water and the features of the camel help to it to survive in a desert। तो आप सबने देख लिया जो फीचर्स है, तो वाटर में अंदर क्या फिश जिंदा रहती ही है और डेजर्ट में कैमल है वो सर्वाइव करता ही है।
We have taken only two examples from very wide variety of animals and plants that live on the earth. तो हमने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल देखे. तो हमारे अर्थ पे काफ़ी सारे एनिमल्स और प्लांट्स वेरी वाइड वेराइटी में रहते हैं. In all this variety of organism, we will find that they have certain features that help them live in surrounding in which they are normally found. तो काफ़ी सारी वेराइटी में ऑर्गेनिजम्स तो होते हैं, तो वो उसका कुछ भी कुछ फीचर्स होते हैं, तो उसकी वजह से ही वो वहाँ पे जिंदा रह पाते हैं और हमको नॉर्मली वो मिलते हैं. The presence of specific features or certain habit. तो उन सब का क्या होता है, स्पेसिफिक फीचर्स होता है, उनकी हैबिट्स होती है. Which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कोई भी प्लेस पे नेचुरली रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं, यानी अनुकूलन. यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो कोई भी प्लेस पे वो रहते हैं, नेचुरली लिव करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं. एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कोई भी उसका डिपेंडिंग कोई भी प्लेस हो उसके हिसाब से वो एडेप्टेशन कर ही लेते, उसके हिसाब से वो अनुकूलन कर ही लेते हैं. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in sea. तो फिश जो है वो वाटर के बाहर तो जिंदा नहीं रह पाती, एंड कैमल जो है वो सी में भी इसलिए नहीं रहते क्योंकि उसके पास वो एडेप्टेशन है, वो अनुकूलन है. तो कैमल जो है वो सी में रहते हैं और फिश जो है वो वाटर के बाहर रहती है. The place where organism live is called habitat. तो जो भी ऑर्गेनिज्म कोई भी प्लेस पे रह रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं. हैबिटेट का मीनिंग होता है लोकेशन, यानी स्थान, उसका निवास. हैबिटेट मीन्स अ dwelling प्लेस, अ होम. तो हैबिटेट का मीनिंग होता है वन टाइप ऑफ प्लेस, यानी होम उसका. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म. तो हैबिटेट क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, वो सब तो प्रोवाइड करते हैं, एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स. सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट. तो सेम हैबिटेट में काफ़ी सारे प्लांट्स एंड एनिमल रहते हैं. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. तो terrestrial habitats किसको कहते हैं, कि जो भी plants and animals land के ऊपर रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, terrestrial habitats कहते हैं. Some example of terrestrial habitats are forest, grassland, desert, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन. तो ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल है, यानी लैंड के ऊपर जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं उसको, वो सिंपल है. ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट्स. तो एक्वाटिक हैबिटेट्स किसको कहते हैं, कि जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स वाटर में रहते हैं तो उसको एक्वाटिक हैबिटेट्स कहते हैं. लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर सम एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स. एक्वाटिक हैबिटेट्स के लेक्स, रिवर एंड ओशंस जो है वो एग्जांपल है. देयर आर लार्ज वेरिएशन अमोंग terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world.
तो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में ये सब लार्ज वेरिएशन में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड होते ही है। तो कोई भी पार्ट में चले जाओ ये सब आपको मिलते ही है। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इज बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स किसको कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म हो तो वो उसकी जो भी हैबिटेट से वो प्लांट्स एंड एनिमल्स वो रहते हैं उसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इज अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स किसको कहते हैं कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है यानी रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर वो हैबिटेट होता है तो उसको कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो वो क्या है सिंपल अबायोटिक कंपोनेंट्स में वो नॉन लिविंग थिंग्स है। अबायोटिक में जो है तो उसके हैबिटेट में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो उसको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स? क्या सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट उसमें से कौन सी है? We know that some plants grow from seeds। तो आपको पता ही होगा some plant सीड में से ही some plants का ग्रो होता है। Let us look at the some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into young plants। तो आपने देखा ही होगा कि जो भी some abiotic factors होते हैं और सीड्स की जो इफेक्ट होती है तो उसमें से वो यंग प्लांट्स का ग्रो होता है। Activity 2. Recall activity 5 in chapter 1. We made sprouts from मूंग एंड चना सीड्स। तो चैप्टर 1 में एक्टिविटी 5 में हमने देख लिया कि मूंग एंड चना सीड्स में स्प्राउट्स कैसे आते हैं वो। व्हेन द सीड टर्न इनटू अ स्प्राउट तो सीड से ही टर्न होके क्या होता है स्प्राउट होता है। इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। क्या कहते हैं जर्मिनेटेड कहते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। तो वो नए प्लांट की बिगिनिंग यानी शुरुआत की लाइफ ही हुई। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। तो आपको ड्राई मूंग सीड्स कलेक्ट करना है। कीप 20 to 30 सीड्स असाइड। तो 20 to 30 सीड्स को आपको साइड पे रख देना है। एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। बाकी जो रहे वो पूरे दिन पानी के अंदर इसको रहने देना है। डिवाइड द सॉकेट सीड्स इनटू द 4 पार्ट्स। तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है सॉकेट सीड्स को। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3 to 4 days। तो 3 to 4 days के लिए 1 पार्ट को पानी में ही रहने देना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइड सीड्स एंड डोज सबमर्ज इन वाटर। तो वो ड्राई सीड्स को डिस्टर्ब भी करना है, डिस्टर्ब आपको करना ही नहीं है। कीप 1 पार्ट ऑफ socket seeds into a sunny room and another in a completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in। तो 1 पार्ट जो है सॉकेट सीड्स का तो सनी रूम में एंड जो अनदर जो पार्ट है उसको डार्क रीजन में यानी कपबोर्ड के अंदर रख देना है। तो वहाँ पे कोई भी लाइट आती नहीं हो वहाँ पे उसको रखना है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग से इन द रेफ्रिजरेटर और विथ आइस अराउंड देम। तो जो लास्ट पार्ट बचा है वो कोल्ड सराउंडिंग यानी रेफ्रिजरेटर में और उसके अराउंड आइस में उसको रखना है। रिंस देम द रिप्लेस द वाटर एवरी डे। तो एवरी डे आपको वाटर को चेंजेस करना है। व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज। तो आपने नोटिस किया है कि फ्यू डेज के बाद आफ्टर फ्यू डेज के बाद क्या होता है। डू द सीड इन ऑल द 5 कंडीशन
germinate uniformly? डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी डिश? तो आपने फाइंड किया स्लोअर और उसमें कुछ में जर्मिनेशन होता है वो. डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि जो भी अबायोटिक फैक्टर्स है यानी एयर, वाटर, लाइट, हीट है तो वो प्लांट्स का ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट ही है. उससे ही प्लांट का ग्रोथ होता है. तो एयर नहीं मिलती, वाटर नहीं मिलती, लाइट नहीं मिलती, हीट नहीं मिलती तो प्लांट्स का ग्रो होगा ही नहीं. तो वो सब इम्पोर्टेंट ही है, वो अबायोटिक फैक्टर्स है. इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो भी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए अबायोटिक फैक्टर्स इम्पोर्टेंट ही है. वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म exist in very cold as well as very hot climates. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कोल्ड क्लाइमेट्स में एंड हॉट क्लाइमेट्स में तो वो रहते ही है. इज नॉट इट हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? तो अपने आप को वो हॉट क्लाइमेट्स एंड कोल्ड क्लाइमेट्स में कैसे सर्वाइव करते होंगे? एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट. तो वन टाइप ऑफ एडेप्टेशन ही ऐसी मेथड है यानी अनुकूलन. तो जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपने हिसाब से वो क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता है, अनुकूलन कर ही लेता है. एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली. एडेप्टेशन शॉर्ट टाइम के लिए टेक प्लेस नहीं होता क्योंकि जो रीजन में जो भी अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं तो उसमें वेरी स्लोली चेंजेस आते हैं. इसलिए दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट एडेप्ट टू दिस चेंजेस डाई एंड ओनली द एडेप्टेड वन सर्वाइव. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को अनुकूलन नहीं कर पाते तो वो लोग मर जाते हैं. जो भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडेप्ट करते हैं, अनुकूलन करते हैं तो वो अपने आप को सर्वाइव रखते हैं, जिंदा रखते हैं. ऑर्गेनिज्म एडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज. जो भी डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वेज से उसके साथ अनुकूलन करते हैं. दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स. तो डिफरेंट हैबिटेट्स में आपको वाइड वेराइटी में ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स अंडरस्टूड द अबायोटिक फैक्टर्स एंड द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन दिस हैबिटेट. तो आप क्या देखेंगे? सम हैबिटेट एंड जो भी अबायोटिक फैक्टर्स एंड हैबिटेट्स में एनिमल्स का एडेप्टेशन वो अब हम देखेंगे. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.